भुट्टी बेचने वाले बने करोड़पति। वल्लभगढ़ गांव में रहने वाला दिवाकर काफी मेहनती था। आज वो देर सवेर चादर ताने ओसारे में सो रहा था। तभी उसकी अधेड़ बूढ़ी माँ उसे जगाते हुए कहती है, अरे ओ देबू, उठ जा। बचवा पूरा गांव तड़के सवेरे उठकर अपने काम धंधा में लग चुका है और तू अब तक नींद खींच रहा है। ओह, इतनी देरी हो गई। अब मंडी में सारा सौदा महंगा मिलेगा। वो झट से ठेला उठाकर बाजार पहुंचता है। इस जेठ की दोपहरिया में सबसे ज्यादा ठंडी चीजें बेचना लाभदायक होगा। वो ठेले पर खीरे ककड़ी लाद कर अपने अड्डे पर पहुंचता है और जोर शोर से कहता है, आओ और ले जाओ गर्मियों का बेनजीर तोहफा। लखनवी अंदाज के मजेदार चटकेदार खीरे ककड़ी ले लो। ससुरा, जब से ये दिवाकर के बच्चा हमरे अड्डा पर डेरा जमाया है, हम सबन भाई बंधु का काम ठप पड़ गया है। अरे वही सौदा हम भी बेच रहे हैं, मगर जाने इसकी लुभावनी आवाज में क्या जादू है जो सब ग्राहक इसी से सौदा खरीदते हैं। सारा ठेला खाली करके दिवाकर खुश मन से घर लौट कर आता है। माँ देखो, आज मेरा ठेला एकदम खाली है, एक भी दाना बचकर नहीं आया। क्योंकि बेटा, ग्राहक सामान से ज्यादा दुकानदार की बोली से आकर्षित होते हैं और वो गुण तुझ में कूट कूट कर भरा है। गर्मी समाप्त होने के बाद मॉनसून शुरू हो जाता है। ये देख छप्पर के भीतर बैठा दिवाकर माथे पर हाथ भरी बारिश की बूंदों को निहार रहा होता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ लड़खड़ाते हुए उसके पास आती है। अरे किस चिंता में डूबा हुआ है तू? देखो ना माँ, ये बरसात छूटने का नाम ही नहीं ले रही। साल की पहली बरसात में भीगना अंगारों पर पैर धरने के बराबर है। अरे एक दिन नहीं कमाएगा तो कौन सी बिजली टूट पड़ेगी? माँ, मैं एक दिन के भी खातिर दुकान नहीं बंद कर सकता। ग्राहक बिखर जाएंगे तो उन्हें जोड़ना मुश्किल होगा। बेटा, ग्राहक एकदम बदलते मौसम के जैसे हैं। अगर तू चाहता है कि वो तेरे ठेले को छोड़कर कहीं न भटके, तो तू मौसम के अनुसार ठेला लगा। इस बरसाती मौसम में भुट्टों की बिक्री सबसे ज्यादा होगी। तू भुट्टा बेच। दिवाकर बरसात की फुहार छूटते ही मंडी से भुट्टे खरीदकर उन्हें बाजार में लाकर हांडी की भाप में पकाकर बेचता है। आओ दोस्तों और खाओ दानेदार दमदार भाप के पके भुट्टे। भुट्टे ले लो। माँ, मुझे स्वीट कॉर्न खाना है अभी। नहीं चीनू, तुम आधा भी फिनिश नहीं कर पाओगे। अरे मेम साहब, बिना खाए आपने भुट्टों का स्वाद कैसे भांप लिया? एक बार चक्कर तो देखिए, पसंद ना आए तो एक चवन्नी नहीं लूंगा। भुट्टे के बेहतरीन स्वाद को चखकर पायल तारीफ करते हुए कहती है, भाई वाह, क्या लाजवाब भुट्टे थे। मेरे तो मुंह से नहीं छूट रहे थे, मजा आ गया। देखते ही देखते भुट्टे खाने की शौकीन एक बड़ी पलटन उसके भुट्टों से भरे ठेले के चारों ओर जमावाड़ा लगाकर खड़ी हो जाती है। दिवाकर के सारे भुट्टे सफाचट हो जाते हैं। ये देख सभी ठेले वाले आंख बबूला होकर कहते हैं, ये कल का आया 2 कौड़ी का भुट्टे वाले ने हमारे नाक में दम कर दिया है। पूरी ससुरा व्यवसाय तो इतनी जल्दी बदलता है कि उतनी जल्दी गिरगिट भी रंग नहीं बदलते हुई। अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे बनना पड़ेगा, मतलब कल से हम भी भुट्टा बेचेंगे। दिवाकर की बेहतरीन कमाई से रिस कर अगले रोज से सभी ठेले वाले भुट्टे बेचना शुरू करते हैं। उस रोज दिवाकर की कुछ खास बिक्री नहीं होती। वो उदास होकर घर आता है। अरे क्या हुआ बेटा, तेरा मुंह कद्दू के जैसे क्यों लटका हुआ है? क्या बताऊं माँ, मेरे आस पड़ोस के ठेले वाले ने मेरी देखा देखी भुट्टे का ठेला लगा लिया है, जिसके चलते कुछ खास बिक्री नहीं हुई। बेटा, सभी इंसान अपने भाग्य से कमाते हैं। जैसे एक ही अनाज से तरह तरह के पकवान बनते हैं, वैसे ही तू भी इन भुट्टों में कुछ अलग कर। तभी इन्हीं भुट्टों से तू अच्छी कमाई कर सकता है। पर माँ, वो कैसे? बेटा, हमारे समय में भाड़ की भुनी मकई के दाने खूब बिकते थे। मेरी मान तो तू भी वैसे ही भुट्टे बेच। पर माँ, क्या उस दौड़ के भुट्टे आज के लोगों को भाएंगे? बिल्कुल बेटा। दिवाकर अंगीठी, कड़ाई, रेत इत्यादि का प्रबंध करके उन्हें ठेले पर भरकर अड्डे पर पहुंचता है और कहता है,
चाहे ये सभी मिलकर मेरे भुट्टे को मात देने के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों न लगा ले, मैं अपने बेहतरीन स्वाद से भरे भुट्टे से इनकी ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगा। दिवाकर कोयले सुलगाकर भुट्टे सेकता है, जिसकी खुशबू से टी स्टॉल में बैठकर चाय पी रहे सभी बुजुर्ग पुरानिए उसके भुट्टों की ओर खींचे चले आते हैं। भाड़ के भुने भुट्टे चखो, पसंद ना आए तो कीमत पल्ले रखो। आ जाओ सजन्नो चाचा काका, खाओ ताजे मीठे दानेदार भुट्टे। अरे ओ भुट्टे वाले, जरा जल्दी से भुट्टे तो खिलाना। दिवाकर भुट्टे पकाकर उन्हें खिलाने लगता है। इस रेत के बुने भुट्टे ने अपने जमाने की भूली बिसरी यादें ताजा कर दी भाई। अरे एकदम 100% बात कही तूने किशोर। दिवाकर के भुट्टे की दुकान चल पड़ती है। अब हर दिन के साथ दिवाकर खूब सारे भुट्टे बेचने लगता है, जिससे उसे दमदार मुनाफा होता है और वो एक अच्छे खासे घर की नींव रख डालता है। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि मेरा ये घर मेरे भुट्टे की कमाई से खड़ा हुआ है। दिवाकर को इतनी तेजी से बढ़ता देख सभी ठेले वालों के मन में गुस्से का गुबार उमड़ाता है और वो उसे धमकाते हुए कहते हैं, सुन दिवाकर, तू जो ये भुट्टे तैयार करता है उसकी पूरी विधि हमें भी बता। वो क्यों भला? तुम तो फल बेचते हो, फिर भुट्टे से तुम्हारा क्या वास्ता? ज्यादा शान पट्टी मत कर। जब से तूने इस अड्डे पर धरना दिया है, तेरे इन्हीं भुट्टों के चलते हमारा घर बार चलाना दूभर हो गया है। देखो बबुआ, चुपचाप से भुट्टा के स्वाद का राज हमें सबन से साझा कर लो, वरना खदेड़ दिए जाओगे। अरे ये भुट्टे बेचकर तूने जो महल पिटवाया है ना, उसकी कानो कान खबर है हमको। उन सभी की जोर जबरदस्ती के चलते दिवाकर उन्हें भाड़ के भुट्टों की जानकारी देता है। इस चलते दिवाकर के भुट्टों का काम मंदा पड़ जाता है, जिसे देख भुट्टे बेच रहे सभी ठेले वाले उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। अरे देख ससुरा, भुट्टा की बिक्री न होने के चलते कहीं से तोता मैना जैसा बेकाबू होकर फड़फड़ा रहा है। और ओ दिवाकर, तो हर भला अहिमाबा के आपनी भुट्टों से भरा ठेला उठाओ, रफा दफा हो। दिवाकर उदास मन से घर लौट आता है, जहाँ चमेली कहती है, अब फिर क्या हुआ लल्ला? मां, इन ठेले वालों ने एक बार फिर मेरा धंधा शुरू कर दिया है। ऐसे में भुट्टे बेचकर 4 पैसे कमाना भी दूभर हो गया है। भुट्टों के व्यापार से हुई सारी कमाई घर में झोंक दी। अब तो आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाला हिसाब बैठ गया है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। लाभ हानि एक दुकानदार के जीवन के 2 पहलू है बेटा। इसे हार न मानो, बल्कि बदलाव लाओ। सोच कि तू भुट्टों में ऐसा नया क्या शामिल कर सकता है जिसे ग्राहक तेरी ओर लुभाएं। अगले भोर दिवाकर ठेला लगाकर भुट्टी पकाना शुरू करता है और एक भुट्टा खाकर कहता है, इस भुट्टे में सौंधापन तो है। अगर इनमें नींबू नमक का चटकारा लगाया जाए तो भुट्टे का स्वाद एकदम बेहतर हो जाएगा। वो अंगीठी सुलगाकर दर्जन भुट्टे एक बार में पकाता है और उन पे नींबू नमक और मिर्ची का छिड़काव करके आवाज लगाता है, आ जाओ भाई बहनों और खाओ चटाकेदार भाड़ के भुने भुट्टे। आ जाओ भाइयों बहनों। भुट्टे वाले की आकर्षण भरी आवाज सुनकर कैरी नाम की एक लड़की उसकी दुकान पर आकर कहती है, तो भुट्टे वाले भैया, जरा एक भुट्टा खिलाना। दिवाकर खुश होकर गर्मा गर्म भुट्टे तैयार करके पत्तों में लपेटकर उसे खाने को देता है। वाह, ये मसालेदार भुट्टे तो मैंने लाइफ में पहली बार खाया है। इसका ये चटके स्वाद इसे सभी भुट्टों से अलग बना रहा है। दिवाकर के भुट्टों के स्वाद में भिन्न भिन्न बदलावों के चलते उसकी भुट्टे की दुकान कभी नहीं बिखरती और साथ ही वो अपने दमदार भुट्टों की खातिर पूरे बाजार में छा जाता है, जिसे देख उसकी दुकान पर एक बार फिर से सैकड़ों लोगों की भरमार लग जाया करती, जिसकी कमाई से उसने भुट्टे की बड़ी सी दुकान खोलकर आसमान की बुलंदी को छू दिखाया। और कुछ इस तरह भुट्टे वाला अपनी जी तोड़ मेहनत और लगन से फकीर से करोड़पति तक के सफर को उसने तय किया। मम्मी जी, ये देखो, ये गुड्डा तो रो रहा है, इसको चुप करवाओ ना। अरे बहू, वो कोई गुड्डा नहीं बल्कि तेरी छोटी सी बेटी है और उसे भूख लग रही है इसलिए रो रही है। कंचना उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर बेचारी सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुनीता अपनी पोती के लिए दूध की बोतल लेकर आती है, जिसके बाद वो अपनी पोती को अपनी गोद में उठाकर उसको दूध पिलाने लगती है। हे भगवान, पता नहीं मेरी बहू कब ठीक होगी भी या नहीं।
सुनीता खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन मीरा वहां आती है और सुनीता की आंखों में आंसू देख मीरा सुनीता से पूछती है, अरे बहन, क्या हो गया? तेरी बहू कहाँ है? तेरी बहू के होते हुए तू अपनी पोती को दूध पिला रही है? मीरा की ये बात सुनकर सुनीता फूट फूट कर रोने लगती है और उससे बोलती है, अरे बहन, मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। मेरी बहू नहीं बल्कि एक बच्ची है। बच्ची है? मतलब अगर बच्ची है तो एक बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है? तू ऐसे नहीं समझेगी। रुक, मैं तुझे अभी सब कुछ समझा देती हूँ। इतना कहकर सुनीता 2 चाय के कप लाती है और उसे अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है। रामपुर गांव में कंचना नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी एक बूढ़ी माँ फूलन देवी के साथ रहती थी। कंचना की माँ की एक टांग कब्र में लटकी हुई थी। वो अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों के सामने करवाना चाहती थी। बेटा कंचना, मैं ज्यादा दिन अब जिंदा नहीं रहूंगी। मेरी एक टांग तो कब्र में लटक रही है और मैं जीते जी तेरी शादी देखना चाहती हूँ। इसलिए अगर तेरी नजरों में कोई लड़का है तो तू मुझे बता दे, मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगी। नहीं माँ, मेरी नजरों में कोई भी लड़का नहीं है। आप जिससे बोलेंगी मैं उससे ही शादी करूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद फूलन देवी के पास कंचना के काका आते हैं और उनसे बोलते हैं, अरे बहना, तू वैसे भी इतनी बीमार रहती है और ऊपर से टेंशन ले रही है। आखिर क्या बात है? तू इतनी चिंता में क्यों है? अरे भैया, मेरी बेटी अब शादी के लायक हो गई है। उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है। अरे बहना, तू भी ना कैसी बात कर रही है। मेरी नजरों में एक प्रिंस नाम का लड़का है। उसकी फैमिली और लड़का बहुत ही संस्कारी है। तू कहे तो मैं उससे बात करूं? ये सुनकर फूलन देवी अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हो जाती है और अगली सुबह प्रिंस और उसकी माँ सुनीता कंचना को देखने के लिए आते हैं। कंचना इतनी सुंदर और सुशील थी कि सुनीता को कंचना पहली ही नजर में पसंद आ गई और अगले 5 दिनों बाद प्रिंस और कंचना की शादी हो गई। इस तरह अब कंचना अपने घर परिवार को अच्छे से संभालने लगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक बार कंचना घर का काम कर रही थी कि तभी उसको चक्कर आते हैं और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से कंचना को बहुत ज्यादा चोट आ गई थी। जब ये सुनीता देखती है तब वो तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है और थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस कंचना को सिटी हॉस्पिटल ले जाती है। एक तरफ तो कंचना का इलाज चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ये बात जब प्रिंस को पता चली तब वो दौड़ा हुआ सिटी हॉस्पिटल आ जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आता है और प्रिंस से बोलता है, मिस्टर प्रिंस, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसके साथ ही एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? प्रिंस, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। लेकिन क्या? सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से उनके सिर पर चोट लगी है और इसलिए आपकी पत्नी की आधी याददाश्त चली गई है। वो भले ही शरीर और हर एक चीज में एक बड़ी औरत है, लेकिन उसका दिमाग अब एक बच्चों की तरह ही काम करेगा। इस केस में याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है, या यूं कहे तो कभी आ ही नहीं सकती। ये सुनकर प्रिंस को एक झटका लग जाता है। प्रिंस को एक खुशखबरी मिली तो वहीं उसको एक दूसरा झटका भी मिल चुका था और इस तरह प्रिंस अपनी बीवी को अपने घर ले आता है। देखते ही देखते अब वो उसकी बहुत ही देखभाल करने लगता है। उसकी सास उसको एक बहू की तरह नहीं बल्कि एक बच्चे की तरह ट्रीट करने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया और कंचना को एक सुंदर सी बेटी हो गई। कंचना ने एक बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन वो आज भी ठीक नहीं हो पाई और वो अपनी बेटी को अपनी बेटी नहीं बल्कि एक गुड्डा समझती है। मीरा, ये थी मेरे घर की कहानी। अब तू ही बता मैं क्या करूं। हम कुछ ऐसा करेंगे जिस वजह से तुम्हारी बहू की याददाश्त वापस आ जाए। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी कंचना तालियां बजाते हुए वहां आ जाती है, जहां वो हंसने के साथ ताली बजाते हुए अपनी सास के बालों को खींचते हुए बोलती है, मम्मी जी, ये गुड्डा दूध की बोतल क्यों पी रहा है? ये दूध की बोतल तो मेरी है ना? इतना कहकर कंचना अपनी बेटी के मुंह से दूध छीनकर खुद दूध की बोतल से दूध पीने लगती है। थोड़ी देर बाद सुनीता कंचना के रूम में उसकी बेटी को रख देती है और एक तरफ सुनीता कंचना की देखभाल कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अब कंचना की छोटी बेटी घुटने के बल खेलते हुए सीढ़ियों के पास आ चुकी थी और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी कि तभी कंचना दौड़ते हुए आती है और अपनी बेटी को पीछे की तरफ धकेल देती है। धकेलने की वजह से कंचना का एक बार फिर से पैर फिसल जाता है और इस बार कंचना बहुत ही भयानक तरीके से सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ये देख सुनीता और मीरा बहुत ही घबरा जाते हैं
और वो दोनों उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ समय तक कंचना का इलाज चलता रहता है और जब डॉक्टर बाहर आता है तब डॉक्टर मीरा और सुनीता से बोलता है, बधाई हो, आपकी बहू की याददाश्त वापस आ चुकी है। वो अब पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये खुशी सुनीता से बर्दाश्त न हो सकी और वो तुरंत फोन करके प्रिंस को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद प्रिंस दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल आता है और अपनी कंचना से मिलता है। वो कहते हैं ना, माँ का दिल माँ का ही होता है। ऐसे ही जब कंचना को होश आता है तब वो सबसे पहले अपनी बेटी के बारे में पूछती है। प्रिंस जी, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। कंचना के इतना कहते ही मीरा उसकी बेटी को लेकर आती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है और अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, आखिरकार मुझे मेरा परिवार वापस मिल ही गया। मैं पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गई। थोड़ी देर बाद कंचना अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर वापस चली जाती है और खुशी से अपना जीवन पहले की तरह बिताने लगती है। चुड़ैल का मैंगो एटीएम। शकुंतला के 2 बच्चे थे। वो एक कुंतीपुरम नाम के एक गांव में रहा करती थी। शकुंतला का एक आम का बहुत बड़ा बगीचा था, जिसके आम बेचकर वो अपने बच्चों को पाल रही थी। कुछ समय पहले एक दुर्घटना के दौरान उसके पति रमेश का देहांत हो गया था, जिसके बाद शकुंतला अकेली रह गई थी। लेकिन अपने पति के ना होने पर भी उसने अपने बच्चों को किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। ऐसे ही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बीत रही थी। एक दिन अचानक से शकुंतला के घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। शकुंतला, ओ शकुंतला, जल्दी से दरवाजा खोल, देख कौन आया है। आती हूँ, जरा सब्र तो रखिए। कौन है? जैसे ही शकुंतला दरवाजा खोलती है, दरवाजे के सामने गांव का मुखिया खड़ा होता है। अरे मुखिया जी, आप इतनी सुबह सुबह, वो भी मेरे घर के दरवाजे पर, कोई परेशानी वाली बात है क्या? अरे परेशानी वाली बात नहीं, ये तो हक वाली बात है। तेरा पति तो इस दुनिया को छोड़कर चल दिया। अरे उसने इतना सारा मुझसे उधार लिया था, उसे कौन चुकाएगा? मुखिया जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मेरे पति बहुत ईमानदार और अच्छे इंसान थे। उन्होंने आज तक किसी के 10 रुपए भी नहीं लिए, और आप उधार की बात कर रहे हो? ओहो, तो ये बात है। तुझे विश्वास नहीं है मेरी बातों पर? तेरा पति मरने से पहले मेरे पास तेरे आम के बगीचे को गिरवी रख कर गया था। अब उसने इतने पैसे का क्या किया और क्या नहीं, इस बात का जवाब दो। उसके साथ ही चला गया। ऐसा नहीं हो सकता। आम का बगीचा हमारा है, उसके बिना तो हमारी जिंदगी भी अधूरी है। अगर तुम हमसे उसे छीन लोगे तो हम तो गरीबी में मर जाएंगे। देख शकुंतला बहन, अगर तेरे पास पूरे 10 लाख रुपए का इंतजाम है तो मुझसे अपने आम के बगीचे के पेपर ले जा, और अगर नहीं है तो उस बगीचे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आज से तू उस बगीचे के एक भी आम को हाथ नहीं लगाएगी। इतना कहकर मुखिया वहां से निकल जाता है, जिसके बाद शकुंतला अपना सिर पटकती रह जाती है। आपने ये क्या कर दिया? अब हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? मुखिया ने तो बगीचे के ऊपर अपना हक जमा लिया है। शकुंतला को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद शकुंतला पूरे दिन भर यही सोचती रह जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगते हैं और जब भी शकुंतला अपने आमों के बगीचे में जाती, मुखिया अपने लोगों द्वारा उसे आम के बगीचे से बाहर निकलवा देता। शकुंतला मुखिया के सामने रोती गिड़गिड़ाती, लेकिन मुखिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन रात के समय शकुंतला अपने बिस्तर पर अपने दोनों बच्चों के साथ लेटे हुए सोचती है, अब बस एक ही चारा है मेरे पास। मुझे अपने ही आम के बगीचे में आम की चोरी करनी होगी, वरना मेरे बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे। इतना सोचकर शकुंतला अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर अपने आम के बगीचे में पहुंच जाती है। जो भी उसके बगीचे में आम नीचे गिरे होते हैं वो उन्हें टोकरी में भर के ले आती है और अगले दिन गांव के बाजार में जाकर बेच देती है। आम ले लो आम, ताजे ताजे आम, रसीले रसीले आम, आम ले लो आम। अरे शकुंतला बहन, इतने दिनों से कहाँ गायब थी? भाई साहब, ये बहुत लंबी कहानी है, आप आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। ऐसा कहकर शकुंतला हरिया को आम पकड़ा देती है, जिसके बाद उसकी टोकरी के सभी आम बिक जाते हैं और वो अच्छा खासा कमाकर अपने घर पहुंच जाती है। वो कुछ पैसों से अपने घर का राशन भरवाती है और कुछ पैसों को अपने बैंक में डलवा देती है। खर्चे के साथ साथ कुछ पैसों को जोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि आगे जब सोनू मोनू बड़े होंगे तो उनकी पढ़ाई के काम आएंगे। ऐसा सोचकर वो पैसों को बैंक में जमा करती रहती है और जब उसको जरूरत पड़ती तो वो एटीएम से निकाल लेती। धीरे धीरे ऐसे ही रात के समय अपने ही आम के बगीचे से आम की चोरी करती है और उन्हें अगले दिन बेच देती है।
एक दिन उसे बाजार में आम बेचते हुए गांव का मुखिया देख लेता है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे इस शकुंतला के पास आम बेचने के लिए आम कहां से आ रहे हैं? मैंने तो इससे इसका बगीचा भी छीन लिया, फिर ये आम कहां से ला रही है? मुखिया को कुछ समझ नहीं आता और वो इतना सोचकर वहां से चला जाता है। वहीं शकुंतला आम बेचने का काम करती रहती है। एक दिन रात के समय गांव में बहुत ही तेज आंधी तूफान आते हैं, जिसे देख शकुंतला अपने मन में सोचती है, अरे इस आंधी की वजह से तो बगीचे में काफी सारे आम टूटकर गिर गए होंगे। यही सही वक्त है आमों को बटोर के लाने का। शकुंतला अपने बगीचे से सभी आमों को बटोर कर ले आती है और अगले दिन बाजार में बेचने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब मुखिया आम के बगीचे में जाकर देखता है तो वो अपने आप से कहता है, अरे ये क्या, कल रात इतनी आंधी तूफान चला था, इसके बाद भी बगीचा बिल्कुल सपाट पड़ा है, एक भी आम नहीं गिरा। मुझे तो लगता है कि शकुंतला रोज मेरे बगीचे से आम की चोरी करके ले जा रही है, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर मुखिया गाड़ी निकालकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला सभी आमों को अच्छे दामों पर बेच देती है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई। अब सोनू मोनू का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना है, बस थोड़े रुपए की और जरूरत है, उन्हें एटीएम से निकाल लूंगी। ऐसा सोचकर शकुंतला एटीएम पर पैसे निकालने पहुंच जाती है। जैसे वो एटीएम से पैसे निकालती है, वहां मुखिया पहुंच जाता है और एटीएम के अंदर घुसकर उसके हाथ से सभी पैसे छीन लेता है और उससे कहता है, तुझे क्या लगा था कि तू मेरे आम के बगीचे से आम चोरी करके बेचती रहेगी और मुझे पता ही नहीं चलेगा? आज तो तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी, इन सभी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इतना कहकर मुखिया शकुंतला का एटीएम में ही गला दबा देता है, जिसके बाद वो वहां से पैसे लेकर चला जाता है। लेकिन शकुंतला को मरने के बाद भी शांति नहीं मिल पाती और वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। जिस आम और एटीएम के चलते मेरी जान गई है, अब मैं उसी एटीएम की मशीन को एक आम की मशीन में बदल डालूंगी और जो भी इस मैंगो एटीएम से पैसे निकालने आएगा वो इसके अंदर ही चला जाएगा। ऐसा करके मैं मौत का खेल खेलूंगी। चुड़ैल के ऐसा कहते ही एटीएम एक मैंगो एटीएम में बदल जाता है, जिसके बाद चुड़ैल उसके ऊपर कब्जा कर लेती है। जब भी गांव का कोई आदमी उसके अंदर से पैसे निकालने आता, वो पैसों की जगह खुद ही मशीन के अंदर पहुंच जाता। ऐसे गांव के बहुत से लोगों के साथ हो जाता है, जिसकी चर्चा गांव के चारों तरफ फैल जाती है। अरे भाई साहब, ये हमारे गांव में क्या होता जा रहा है? इस मैंगो एटीएम मशीन की वजह से गांव के कई लोग गायब होते जा रहे हैं। ये सब कुछ मुखिया की गलती है। उसने शकुंतला बहन को एटीएम मशीन के अंदर ही मार दिया, जिसकी वजह से वो एक भयानक चुड़ैल बन गई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अरे अब इन सब से छुटकारा कैसे मिलेगा? कुछ तो सोचो। मैं तो कहती हूँ शकुंतला के दोनों बच्चों को एटीएम के अंदर भेज दो। जब अपने बच्चों को देखेगी तो शांत हो जाएगी, शांत। कल्याणी की बात सुनने के बाद गांव के सभी लोग सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद वो शकुंतला के दोनों बच्चों को एटीएम मशीन में भेज देते हैं। जैसे ही शकुंतला अपने बच्चों को एटीएम में देखती है, वो शांत हो जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम कैसे हो? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? तुम दोनों ठीक तो हो ना? माँ, आपका ये हाल किसने किया और आप इस तरह लोगों को क्यों मार रही हो? माँ, गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो लोग मासूम हैं, उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्हें छोड़ दो माँ, उन्हें छोड़ दो। अपने दोनों बच्चों की बात सुनने के बाद शकुंतला को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों से कहती है, ठीक है बच्चों, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हूँ, लेकिन तुम दोनों अपना अच्छे से ख्याल रखना। कोई भी परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी। इतना कहकर शकुंतला वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद मैंगो एटीएम मशीन पहले की तरह एक नॉर्मल एटीएम मशीन में बदल जाता है। लंबी गर्दन वाली बहू। दूर दराज कमल नंदा गांव में रहने वाला मानिक जमींदारों के खेतों में बटाईदार के तौर पर खेतीबाड़ी करके अपनी जीविका चलाता था। परिवार में केवल मानिक और उसकी बेटी गिन्नी रहा करती थी। गिन्नी काफी रूपवती और संस्कारी थी, लेकिन कहते हैं ना, हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। दरअसल गिन्नी की गर्दन एकदम ना के बराबर थी, जिसके चलते उसे गांव के लोगों की जली कुटी बातें सुननी पड़ती थी। अरे देखो सहेलियों, बिना गर्दन वाली गिन्नी चली आ रही है। हाँ, क्यों रे गिन्नी, तुझे हमारी बातों से फर्क नहीं पड़ता क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी शख्स अपने आप में पूरी तरह से पूरा नहीं। ईश्वर ने हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर दी है,
ताकि इंसान घमंड से अपनी बौही न चढ़ाए। गर्दन भले ही चिन्नी सी है तेरी, लेकिन जुबान गज भर लंबी। वो सभी गिन्नी की छोटी गर्दन की खिल्ली उड़ाकर चल देती हैं। गिन्नी उदास मन से घर लौटती है, जहाँ उसका पिता कहता है, अरे गिन्नी बिटिया, तेरी आंखें नम क्यों हैं? कुछ नहीं पिताजी, शायद आंख में कचरा चला गया होगा। बिटिया, भले मैं तेरा पिता हूँ, लेकिन तुझे माँ बनकर पाला है। तेरी कम गर्दन तेरी खुशियों की राह का रोड़ा बनकर रह गई है। एक रोज सुखपाल नाम का एक व्यक्ति उसके घर दस्तक देता है। सुखू, तू कितने बरस बाद तुझे देखा है मेरे यार। अरे बस पूछ मत, ब्याह का हुआ ससुरा जेल के कैदी बनकर रह गया था। दोनों ने जवानी से बुढ़ापे की डगर में कदम रख दिया था। एक संग काशी चलल अबही की बाकी है मनु। अरे गिन्नी बिटिया, जल्दी से चाय पानी का बंदोबस्त कर। कुछ ही पलों में गिन्नी हाथ में चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है, जहां मालिक परिचय देते हुए कहता है, सुखलाल, ये है मेरी बिटिया, और बिटिया ये है मेरा जिगरी यार। गिन्नी मुस्कुराकर सुखलाल के पांव छूकर आशीर्वाद लेकर रसोई के भीतर चल देती है। फिर सुखपाल कहता है, मनु, ये तोहार बिटिया है? हाँ सुखू, कई रिश्ते तलाशे बिटिया की खातिर, लेकिन कम गर्दन के चलते बात कट जाती है। मनु, तोहार बिटिया हमके आपन बिटवा के वास्ते भाग गई है। रूप से रागिनी, स्वर से सरस्वती, गुणों से भरी पूरी, एकदम ऐसा नहीं बहुरिया की तलाश थी हमका। ये सुनकर मानिक भोला नहीं समाता और कहता है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि किस कदर तूने इस जवान बेटी के बाप की चिंता खत्म कर दी। खुशियां तुम्हारी अखियन के झरोखे से फुटकर बहत है मनु। दोनों के घरों में शहनाइयों की गूंज के साथ शादी की धूम धड़ाक मची हुई होती है। मंडप में खड़े दुल्हा दुल्हन को देख हेमलता हंसी उड़ाती हुई कहती है, अरे सुखलाल भाई साहब, क्यों भरे समाज में व्यंग का पात्र बन रहे हो? दुनिया की सारी भली चंगी लड़कियां मर गई थी, जो ये बिन गर्दन वाली लड़की को अपनी चांद से बेटे के पल्ले जबरन बांध रहे हो। हेमलता, तुम शुभ काम में आपन निमकौड़ी मुंह बंदी नहीं रख सकत हो। अरे तू खाड़ काहे है? बहू के गले में वरमाला डाल। अरे कहाँ डाले वरमाला? इस कुत गर्दन की तो रत्ती भर भी गर्दन नहीं। ऋषभ गुस्से से झटपटाकर माला गिन्नी की गर्दन में डालता है, लेकिन वरमाला नाटी गर्दन की कमी के चलते सरक कर जमीन पर चित हो जाती है। ये लो भैया, बन गया खुशनुमा माहौल। रीति रिवाज के साथ गठबंधन होता है, जिसके बाद गिन्नी ससुराल में कदम रखती है, जहां उसकी सास अपर्णा रूखे स्वर में कहती है, भले ही तू टोहने टोटके के बलबूते पर इस घर की बहू बन गई, लेकिन यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। ससुराल का शासन क्या होता है, ये तुझे अब जान पड़ेगा। आधी रात सभी के सो चुकने के बाद अपर्णा रसोई में आकर खुराफाती हरकत करते हुए कहती है, कल देखती हूँ कैसे ये बिन गर्दन की बला इस ऊंची खाने से सामान खोजती है। तड़के सवेरे उठकर गिन्नी घर का सारा कामकाज निपटा कर नहा धोकर किचन में कदम रखती है। ये क्या, मसालों के डिब्बे तो इतनी ऊंचाई पर है, क्या करूं? लाख कोशिश के बावजूद भी गिन्नी छोटी गर्दन के चलते सामान नहीं खोज पाती। तभी अपर्णा रसोई में आकर डींगे हाँकते हुए बोलती है, तो चाहे जितना भी गर्दन लपकाने की कोशिश कर ले, बित्ते भर की चिड़िया, बिन गर्दन यही होगा। मुझे देख, लंबी चौड़ी गर्दन के चलते क्षण भर में खोज लिया कहाँ क्या धरा है। अपर्णा हर दिन गिन्नी की नाटी गर्दन के चलते उसकी खातिर मुसीबत पैदा करती है। फिर एक रात, अरे ओ नासपीटी, जिंदा है कि निपट गई? जी सासू माँ, बुलाया? बिजली विभाग से खबर आई है कि आज रात बिजली गुल होने वाली है। ये बिछौने छत पर ले चल। पर माँ जी, मैं कैसे? अरे मैं तो भूल ही गई थी, तेरी तो गर्दन ही गुल है। अपर्णा एक बार फिर गिन्नी की गर्दन का मजाक बनाती है। आधी रात सभी नींद में डूबे होते हैं, तभी गिन्नी की गर्दन एकदम से लंबी हो जाती है। सवेरे सभी ये देखकर चकाचौंध रह जाते हैं। अरे ये क्या बला है, एक ही रात में तेरी गर्दन जिराफ की जैसी लंबी कैसे हो गई? माँ, इसकी लंबी गर्दन के चलते मैं इसके आगे छोटा हो चुका हूँ। ऐसे तो गांव देहात में मेरी खिल्ली उड़ जाएगी। बहुरिया, इनकी दकियानूसी बात छोड़, तू चल हमारे संग। सुखलाल उसे लिए डॉक्टर के पास दौड़ता है, जहां डॉक्टर उसकी घंटों जांच पड़ताल करके कहता है, देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा किसी किसी के संग होना लाजमी है। कुछ लोगों की लंबाई उम्र के साथ, मगर किसी की उम्र गुजरने के बाद बढ़ती है।
गिन्नी की एकदम से बड़ी गर्दन इसी का लक्षण। अस्पताल से आते ही गिन्नी को जोरों की भूख जान पड़ने पर वो खाने पर टूट पड़ती है, जिसे देख अपर्णा कहती है, अचानक इसमें भूत तो सवार नहीं हो गया? देखो कैसे भूखे जानवरों की तरह जुगाली किए जा रही है। अब हर दिन के साथ गिन्नी की गर्दन लंबी होती जा रही थी, जिसे देख अपर्णा गुस्से से तिलमिलाते हुए कहती है, बेहिसाब खा खा कर मेरी ये लंबी गर्दन वाली बहू घोड़ी हुए जा रही है। आज इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। अपर्णा रसोई घर के दरवाजे पर ताला लगा देती है। गिन्नी झरोके से छुपकर ये देखकर मुस्कुराते हुए दबे पांव वहां आकर कहती है, सासू जी भी कितनी मंदबुद्धि है। उन्हें क्या लगा कि ऐसे कद्दू तरकीब से वो मुझे रोक लेंगी। गिन्नी रसोई घर की खुली खिड़की से अपनी लंबी गर्दन अंदर घुसाकर सारा खाना सफा चट कर जाती है। तभी सरोजा के घर में हुड़दंग मचता देख वो उनके घर जा धमकती है। अरे सरोजा काकी, क्या हुआ? इतना शोरगुल क्यों? बहू, ना जाने मुआ एक जहरीला सांप मेरे घर में आ घुसा और छज्जे पर कुंडली मारे बैठा है। गिन्नी चालाकी से अपनी लंबी गर्दन उठाकर छज्जे के कोने में बैठे सांप को आहिस्ते से पिटारे में बंद कर देती है। घबराइए मत, खतरा टल चुका है। शुक्रिया बहू, तेरी लंबी गर्दन के चलते हम सभी की जान बच गई। अरे ऐसा भी कौन सा बड़ा तीर मार लिया इसने? ज्यादा वाहवाही न करो, वरना कहीं यही अपनी लंबी गर्दन हवा में न उड़ने लगे। जानबूझकर गिन्नी की जलोकड़ी सास उसे नीचा दिखाती है। एक रात गांव में दो चोर घुस आते हैं, जिनकी आवाज सुनकर गिन्नी की आंख खुल जाती है। ये देर रात किसकी बुदबुदाने की आवाज है? अरे मंगल, सुना है कि ये गांव काफी मालामाल है। तभी तो हम जैसे चालाक चोर इसको कंगाल बनाने आए हैं। अच्छा, तो ये दोनों चोर चोरी के इरादे से आए हैं। मुझे कुछ करना होगा। चोर शातिरता से सभी के घरों से हाथ साफ करके भागने लगते हैं। झाड़ियों के पीछे छुपी गिन्नी उन्हें आता देख अपनी लंबी गर्दन बढ़ाकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। अरे दौड़ो गांव वालों, गांव में चोर घुस आए हैं। आवाज सुनकर पूरा गांव आधी रात मैदान में जमा हो जाता है। अरे मंगल, अब क्या होगा? अब तुम्हारा अमंगल होगा। इस जिराफ जैसी गर्दन वाली औरत ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। सभी मिलकर चोरों की कुटाई करके उन्हें सबक सिखाकर कहते हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी करत हो, ससुर के नाती। ये सब देख अंत में अपर्णा अपनी लंबी गर्दन वाली बहू के सामने पछतावा जाहिर करके कहती है, बाबू, मुझे माफ कर दे। आज केवल तेरी लंबी गर्दन के चलते इस गांव को भारी नुकसान होने से बच गया। अंत में अपर्णा अपनी लंबी गर्दन वाली बहू को हंसी खुशी स्वीकार कर लेती है। जादुई सोने की लोमड़ी। कृष्णा बहुत ही गरीब था। वो एक छोटे से गांव में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। पता नहीं ऐसे कब तक चलेगा। या तो गांव में कोई काम नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो पैसे ठीक नहीं मिलते। अजी, मैं तो कहती हूँ आप शहर जाकर काम करो, वहाँ बहुत होता है और वहाँ कम काम के अच्छे पैसे भी मिलते हैं। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मैं वहाँ तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? और वैसे भी वहाँ जाने और रहने के लिए मुझे पहले पैसे की जरूरत होगी। जाते ही मुझे कोई काम थोड़ी ना दे देगा। आप मेरे गहने लाला जी के यहाँ गिरवी रख दो। जब अच्छा काम कर लाओगे तब हम वो गहने छुड़वा लेंगे। अगले दिन कृष्णा ऐसा ही करता है और थोड़े से पैसे अपनी बीवी सोना को देकर शहर काम के लिए निकल जाता है। अगर इस रास्ते से गया तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और पैसा भी खर्च होगा। क्यों ना मैं इस जंगल के रास्ते से चला जाऊं? यहाँ का रास्ता नजदीक भी है और पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में रास्ता भी कट जाएगा। कृष्णा जंगल के रास्ते निकल पड़ता है। आधे रास्ते पहुंचकर उसे भूख लगती है। चलो इसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी पेट पूजा कर लेता हूँ, फिर शहर की तरफ निकलूंगा। जैसे ही कृष्णा खाना खोलकर बैठता है, उसके सामने एक लोमड़ी आ जाती है और उसके आगे आकर चुपचाप बैठ जाती है। कृष्णा पहले तो डर जाता है, लेकिन उसे चुपचाप बैठा देख सोचता है, कहीं ये भूखी तो नहीं, मुझे खाता देख यहाँ आकर बैठ गई हो। आधी रोटी देकर देखता हूँ। कृष्णा उसे आधी रोटी तोड़कर डाल देता है। लोमड़ी आधी रोटी झट से खा लेती है। ये देखकर कृष्णा लोमड़ी को और रोटी देता है और ऐसे ही धीरे धीरे करके लोमड़ी कृष्णा की सारी रोटी खा जाती है। बेचारी बहुत भूखी थी, सारी रोटी तो दे दी।
लोमड़ी खड़े होकर कृष्णा को देखने लगती है। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को, जो था वो दे दिया। ये सुनकर लोमड़ी जाने लगती है। तभी वहाँ कुछ डाकू आ जाते हैं और कृष्णा को मारने लगते हैं। चल बे, निकाल जो भी माल है तेरे पास। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो खुद एक गरीब आदमी हूँ, शहर काम की तलाश में जा रहा हूँ। कुछ तो जरूर होगा तेरे पास। और दो डाकू मिलकर उसकी तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेने पर उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। अच्छा, हमसे चालाकी करता है, रुक तुझे तो अभी बताता हूँ। और कृष्णा को मारने लगते हैं। उसे पिटता देख डाकू पर लोमड़ी हमला कर देती है। एक डाकू के हाथ में चाकू था और वो चाकू लोमड़ी को मारता है। लोमड़ी को चोट लग जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। चलो यहाँ से, इसके पास इतने ही पैसे थे, आज का दिन ही खराब है। कृष्णा बेचारा जैसे तैसे खड़ा होता है और लोमड़ी के पास जाता है और उसको थोड़ा पानी पिलाता है। लोमड़ी को होश आता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या, तुम बोल सकती हो? तुम कैसे बोल सकती हो? मैं जादुई सोने की लोमड़ी हूँ, लेकिन ये राज किसी को नहीं पता, क्योंकि आज तक जो भी आया वो स्वार्थी और लालची इंसान निकले। इसीलिए मैंने कभी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताई, लेकिन आज तुमने मेरी बहुत मदद की। मदद तो तुमने मेरी की, अगर आज तुम नहीं होती तो वो डाकू मुझे मार ही देते। तभी वो लोमड़ी सोने की लोमड़ी में बदल जाती है। अरे तुम तो सच में सोने जैसी दिखने लगी हो, लेकिन तुम्हें बहुत चोट आई है। चलो तुम मेरे घर में, तुम्हें दवाई लगा दूंगा। कृष्णा लोमड़ी को लेकर घर आ जाता है और घर आकर सारी बात अपनी बीवी को बताता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज अगर ये सोने की लोमड़ी ना होती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। अच्छा, मैं तुम्हें जो पैसे देकर गया था वो पैसे मुझे दे दो। मैं लोमड़ी के लिए जानवर के डॉक्टर से कुछ दवाई ले आऊंगा। मेरे सारे पैसे तो डाकू ने छीन लिए। सोना पैसे कृष्णा को दे देती है और कृष्णा दवाई लाकर लोमड़ी को लगा देता है और लोमड़ी को आराम से कपड़ा पर सुला देता है। और जब दूसरे दिन लोमड़ी की आंख खुलती है तो वो ठीक हो जाती है। अरे सोने की लोमड़ी, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। रुको, मैं तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ। सोना, ओ सोना, कुछ खाने का है तो लोमड़ी को दे दो। कहाँ कुछ रखा है खाने को, घर में कुछ भी नहीं है। जो पैसे देकर गए थे वो मैंने रात को आपको वापस दे दिए। तुम दोनों चिंता क्यों करते हो, अभी रुको तुम दोनों। ऐसा बोलकर सोने की लोमड़ी जोर जोर से अपने गर्दन खुजलाने लगती है और तभी उसकी गर्दन कट के उसके हाथ में आ जाती है और उसके गले से सोना, हीरे और पैसे निकलने लगते हैं। हे राम जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये अद्भुत चमत्कार, मेरी आंखें ये क्या देख रही है? कहीं सपना तो नहीं है ये सब? नहीं जी, ये हकीकत है। ये सब हमारे सामने सच में है। और खूब सारा पैसा, सोना और हीरे देखकर लोमड़ी का सिर वापस से जुड़ जाता है। ये लो, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो सच में सोने की लोमड़ी के साथ साथ जादुई सोने की लोमड़ी हो। कृष्णा जल्दी से पैसे लेकर राशन का सामान लेकर आता है और भी बहुत सारा जरूरत का सामान लेकर आता है। ये देखकर गांव का आदमी भोला बोलता है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो ये इतना सारा सामान खरीद कर ले जा रहा है? कल तो ये लाला जी के यहाँ अपनी बीवी के गहने गिरवी रखने गया था। भोला कृष्णा के पास जाता है और बोलता है, क्या बात है कृष्णा भाई, अब तो बीवी के गहने बेच बेच कर घर का खर्चा चलने लगा है, लेकिन कब तक ऐसे खर्चा चलाओगे? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? तुझे क्या कोई खजाना हाथ लग गया है क्या, जो इतना खर्चा कर रहा है? भाई मैं जाता हूँ, मुझे घर पर काम है कुछ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना हम एक खेत खरीद ले और उसी में खेती करने लगे। हाँ, सही सोचा तुमने। हे जादुई सोने की लोमड़ी, हम खेत खरीदने के लिए कुछ पैसा, सोना और हीरा दे दो। तभी लोमड़ी अपने हाथ से गर्दन खुजाने लगती है और उसका सिर कटकर उसके हाथ में आ जाता है और उसकी गर्दन से सोना, पैसा और हीरे निकलने लगते हैं और उन्हें देखकर कृष्णा एक खेत खरीद लेता है। ये बात भोला को पता चलती है। अच्छा, अब खेत भी खरीद लिए। आखिर इसके पास एकदम से इतना पैसा आ कहां से रहा है? तभी उसे एक तरकीब सूझती है और वो रात को लाला के घर में चोरी कर लेता है और लाला का सोना, हीरे, गहने, पैसे सब चुरा लेता है। अब जल्दी से ये सब छुपा देता हूँ। सुबह जब शोर मचेगा तो लोगों में ये बात फैला दूंगा कि कृष्णा ने ही चोरी की है। अगले दिन लाला के घर में चोरी की बात सारे गांव में फैल जाती है। तभी भोला गांव वालों से बोलता है, हो ना हो ये चोरी कृष्णा ने ही की है। साथ वाले गांव से भी चोरी की बातें सुनने में आ रही है और एकदम कृष्णा के पास इतना पैसा भी तो आ गया। बात तो तुम सही कह रहे हो। इतने में कृष्णा भी वहां आ जाता है। अरे, यहाँ इतनी भीड़ कैसे लगी हुई है? वो सब छोड़ो, तुम क्यों आए? वो लाला जी जो मैंने गहने गिरवी रखे थे वही छुड़वाने आया हूँ। अब तो पक्का इसी ने मेरे घर में चोरी की है। कृष्णा का गिरेबान पकड़कर, बोल, तूने ही मेरे घर में चोरी की है ना? नहीं नहीं लाला जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, फिर तेरे पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? अभी कुछ दिन पहले तूने पड़ोस वाले गांव में भी चोरी की थी। नहीं लाला जी, ये सच नहीं। अगर आपको सच जानना है तो आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। उसकी बात सुनकर सब उसके घर चले जाते हैं। हे जादुई सोने की लोमड़ी, ये मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। जरा इन्हें बता दो मेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं। तभी लोमड़ी अपनी गर्दन खुजाती है और सिर कट के उसके हाथ में आ जाता है और गले से सोना, पैसा और हीरे निकलने लगते हैं और ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अब तो आप सबको यकीन होगा कि वो चोरी मैंने नहीं की। लाला के घर पे चोरी भोला ने की है। रात को जब मैं गांव में ऐसे ही घूमने निकली तब मैंने इसे लाला के घर में से चुपके से निकलते हुए देखा था। सब भोला के घर की तलाशी लेते हैं। चोरी का सामान भोला के घर से निकलता है और सब गांव वाले मिलकर उसे खूब पीटते हैं।